हमने अभी तक पढ़ा था पिछली वीडियो में गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट ये होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इन चार्ज जो होता है उसके सम के 1/ε0 गुना या टाइम्स होता है। या हम कह सकते हैं phi E = Q/ε0। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू शारिक एपिक। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गॉस प्रमेय से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में सॉलिड एंगल के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या यूं कहा जाए हिंदी में आवेश वितरण के बारे में, क्योंकि बच्चों ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को समझने के लिए। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को समझने के लिए हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात आवेश का वितरण देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। हम बात करते हैं फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमारा फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है हमारा सेकंड वाला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारा बेटा जो थर्ड होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां मैंने अब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगा दी है इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वाले की, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कपड़ा से इसको क्लीन कर देते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको हिंदी में कहा जाता है रैखिक आवेश वितरण। तो क्या बताएंगे इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास कोई वायर है, ये वायर तिरछा मतलब जिगजैग टेढ़ा भी हो सकता है, और ये वायर हमारा सीधा यानी स्ट्रेट भी हो सकता है। तो इसमें हमने यहां थोड़ा सा इसको मोटा करके शो कर दिया, और इसके अलावा इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, यानी सिमेट्रिक चार्ज इसको हमने दे दिया, क्योंकि जब भी हम गॉस प्रमेय की बात करेंगे तो वहां सिमेट्रिक की जरूर बात होगी। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक छोटा सा हमने एक पार्ट लेट कर लिया है जिसका चार्ज कितना है हमारा dq है। और इस चार्ज की देखिए स्टूडेंट्स, इस चार्ज की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस है हमारी dl। अब dl हो जाने के बाद हम लोगों को एक काम करना है, वो क्या, यहां से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए मिलने वाली डेफिनेशन चार्ज डेंसिटी की बात करनी है। एक्चुअली में डेंसिटी का मतलब ये होता है कि चार्ज का कितना अमाउंट है पर लेंथ के हिसाब से, चार्ज का कितना अमाउंट है पर लेंथ के हिसाब से। तो बच्चों हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहें चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो क्या बनेगी हमारी डेफिनेशन, हम बताना चाहेंगे इसके अंदर किसी भी वायर की पर यूनिट लेंथ पर या किसी भी तार की एकांक लंबाई पर जो अवेलेबल चार्ज होता है, जो उपस्थित आवेश होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा = dq/dl। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लैम्डा = dq/dl। अब यहां से हम बता सकते हैं कि इसको लैम्डा से शो किया जाता है, और इसका जो यूनिट है, अगर यहां से हम इसका यूनिट बनाने की कोशिश करें तो यूनिट बनेगा इसका कूलाम पर मीटर, या हम कह सकते हैं C/m, कूलाम पर मीटर। और यहां से अगर चाहे तो हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन इसकी क्या बनने वाली है, इसकी डायमेंशन बनेगी, देखते हैं ध्यान से, कूलाम की AT, और इसके अलावा मीटर यानी L। अब इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास ATL-1। तो इसकी डायमेंशन भी तैयार हो सकती है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और अगर कहीं भी इस तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहां पर हम बताएंगे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी वहां पर है। अब इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, हम लोग फोर्स निकालेंगे, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। देखते हैं किस तरीके से फाइंड करना है इस फॉर्मूले को। तो यहां से मैंने पहले इसको तो क्लीन कर दिया है,
और बच्चों क्लीन कर देने के बाद मैंने कपड़े को यहाँ रख दिया है। कपड़ा यहाँ रख देने के बाद अभी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सिस शो की है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सिस शो कर देने के बाद यहाँ पर एक वेक्टर खींचा और इस वेक्टर का नाम मैंने रखा है वेक्टर R1। लाइन थोड़ी टेढ़ी है, फिर बच्चे सोच रहे होंगे हम इससे बेहतर खींच सकते हैं, तो आप घर पर ट्राई करें, रजिस्टर पेन लेके तैयार बैठे, ताकि आपको जो अच्छा लगे पॉइंट वो उसमें से नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन अहेड साइड। यहां पर मैंने एक चार्ज लेट कर लिया, ऑब्जर्वेटिव चार्ज। आप लोग जानते हैं ऑब्जर्वेटिव चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेटिव चार्ज। अब इसके बाद हमने काम किया, इसका वेक्टर हमने लेट कर लिया, ये वेक्टर है हमारा वेक्टर R2। तो देखो बच्चे ध्यान से, वेक्टर R2, और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा तैयार हुआ वेक्टर R। अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर के लॉ के हिसाब से यहां से आप वेक्टर R की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप वेक्टर R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सब्सट्रैक्ट यानी घट जाते हैं, और इन सब की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी बात पर। यहां पर हम जैसे कि देखें, वेक्टर R1 पहले आएगा हमारे पास, वेक्टर R1 इज इक्वल वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R। फिर क्या आएगा हमारे पास? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का वेक्टर R2 इज इक्वल टू हो गया 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था वेक्टर का लॉ क्या होता है। यहां से अब हम एक काम कर लेते हैं, वेक्टर R की वैल्यू फाइंड करते हैं। कितनी हो जाएगी? वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यहां से हमने वेक्टर R की वैल्यू फाइंड कर ली है वेक्टर के पदों में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करना है। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करने का या बल ज्ञात करने का केवल एक ही फॉर्मूला आप लोगों को पता है, और वो कौन सा है? कूलाम का नियम, या हम कह सकते हैं कूलाम्स लॉ अबाउट पॉइंट चार्जेस। अगर आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हम इसका यूज करने वाले हैं। लेट कर लेते चलिए बच्चों कि यहां पर इन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है D वेक्टर F है, D वेक्टर F है। यहां पर मैंने D क्यों लगाया? क्योंकि चार्ज बहुत ही अमाउंट में कम है, तो यहां पर हमें D लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लगाते हैं यहां पर कूलाम्स लॉ, देखें ध्यान से। तो D वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 dq इंटू क्यू अपॉन क्या आएगा हमारे पास? तो आप लोग देख सकते हैं इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? वेक्टर R का स्क्वायर, वेक्टर R का स्क्वायर बन जाने के बाद हम लोगों को एक काम करना है, वो क्या? df इज इक्वल टू, लेकिन जब हम इसकी बनाएंगे वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपको पता था कि यहां पर यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, यानी r कैप, जो कि मैंने यहां पर लगा दिया है। अब लगा देने के बाद df इज इक्वल टू बन गया 1/4πε0 इंटू क्या बनेगा? dq इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू, अब R कैप का फॉर्मूला क्या होता है तो चेक कर लेते हैं, वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मोड। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। अब ये जो R है इसको हम यहां ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू dq इंटू क्यू अपॉन R क्यूब इंटू हो जाएगा हमारे पास R वेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। बट स्टूडेंट्स हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा ऊपर की तरफ, हमने अभी वेक्टर के लॉ की सहायता से हेल्प से वेक्टर R की वैल्यू फाइंड की थी। तो वेक्टर R की वैल्यू अगर हम चाहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके कितनी वैल्यू बन सकती है इसकी। तो हो जाएगा df इज इक्वल टू 1/4πε0 dq इंटू क्यू अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मोड का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां आएगा हमारे पास
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसके अंदर लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे पास ये निकल के आई कि अभी तक हमारे पास टोटल फोर्स निकल के नहीं आया, क्योंकि मैंने जो ये फोर्स फाइंड किया है केवल दो छोटे छोटे चार्जेस के लिए है, लेकिन हमें क्या करना है, पूरे चार्जेस के लिए इसको फाइंड करना है। तो हमको यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करने के अलावा एक काम कर सकते हैं, बिना क्लीन करे भी इसका काम चल सकता है। तो थोड़ा मैं इसको यहां पर शो कर देता हूं, कैसे करेंगे देखें। ऑन इंटीग्रेशन यानी इसको समाकलित, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको, समाकलित करने पर तो क्या बनेगा इसका बन जाएगा आपका, देखें, वेक्टर f इज इक्वल टू, यहां आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आएगा dq इंटू क्या आएगा q अपॉन क्या आएगा आर क्यूब इंटू क्या आएगा वेक्टर आर। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम ये तैयार कर सकते हैं। अब फॉर्मूला तैयार कर देने के बाद हमको एक काम करना पड़ेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी को हमें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। और एक काम और करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर के अकॉर्डिंग इसका हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका, हम लेट कर लेते हैं कैपिटल L। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, dq इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला यहां तक तैयार हुआ है। अब इसके बाद इसको आगे थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं, और इसको यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और साफ कर देने के बाद बच्चों अब एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसकी कर दें, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं यहां पर। तो वेक्टर f इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन L आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl, जबकि चार्ज q को हमने आउट कर दिया, लैम्डा इंटू dl हो गया हमारे पास, और अपॉन में क्या आएगा r क्यूब, और इंटू क्या आ गया r वेक्टर। तो देखो बच्चों ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, वेक्टर f इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन L लैम्डा इंटू dl अपॉन r क्यूब इंटू वेक्टर R। तो ये होता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पोर्शन, जिसमें हमने बात की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की हमने फॉर्मूले को इस तरीके से फाइंड कर लिया था। अब फॉर्मूले को फाइंड कर देने के बाद मैं बात करना चाहूंगा यहां पर सेकंड टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका नेम है हमारा, मैं इसको पहले यहां आपको लिख करके दिखा देता हूं। सेकंड टाइप का जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा वाला है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों पहले इसको जरा क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद बात करेंगे इसकी। हमारा सेकंड है सरफेस, यहां पर आ जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात ही आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी डेंसिटी होगी, तो इसमें होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जब बात कर ही रहे हैं, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहां पर हमने कोई भी एक सरफेस ले लिया, ठीक है, इसके पास चार्ज है, और इसमें बहुत छोटा सा कोई भी एक सरफेस ले लिया हमने, जिसके पास चार्ज कितना है dq, जिसका सरफेस एरिया कितना है ds, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या कहा था, पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर, वहां मैंने सीधे या तिरछे तार की बात की थी, यानी स्ट्रेट वायर और जिगजैग वायर की बात की थी। बट यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं, केवल प्लेन सरफेस की। जो जहां प्लेन सरफेस की बात होगी वहां पर यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल कहा जाएगा, और जहां लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी वहां पर यूनिट लेंथ कहा जाएगा। तो यहां पर क्या कहा गया, पर यूनिट क्या कहा जाएगा, एरिया कहा जाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या अवेलेबल जो चार्ज की अमाउंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस
चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो इसका यूनिट बनने वाला है, यूनिट इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या बनने वाली है, चेक कर लेते हैं। यहां पर डायमेंशन इसकी कूलम की बनेगी AT, और इसके अलावा इसकी बनेगी L2। तो डायमेंशन क्या बनी हमारे पास? ATL-2। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन पे तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें भी अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं इस चीज को भी। तो इसको सीखने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम तैयार किया था, अब भी हम एक वैसा ही डायग्राम तैयार करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम अपना। यहां पर मैंने इस तरीके से दो एक्सिस बनाई है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक कर सकते हैं इसको। यहां मैंने एक वेक्टर बनाया है इसका, जैसे कि पहले बनाया था। तो ये वेक्टर क्या बना हमारा? वेक्टर R1। सिमिलरली यहां मैंने एक बनाया है आपका चार्ज है, यहां पर ऑब्जर्वेटिव चार्ज Q। देखो सिमिलरली आपको वैसे ही करना है। वहां क्या था? वहां स्ट्रेट वायर था, यहां पर क्या आपका सरफेस है। अब इसके बाद ये क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट? ये हो गया आपका वेक्टर R। तो अगर ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R1 है, तो ये वेक्टर हो गया आपका R2, और ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गई हमारी Y एक्सिस और ये हो गई हमारी X एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो एक्सिस तैयार हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे कहूं भाई वेक्टर R की वैल्यू कितनी होगी, तो आप वेक्टर R की वैल्यू क्या बताएंगे? तो ये बनेगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब मैं तो शॉर्ट में कर दिया क्योंकि प्रीवियस डेरिवेशन में मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूं। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा हमारे पास? वेक्टर DF। तो हम थोड़ा शॉर्ट तरीका यूज करने वाले हैं, शॉर्ट मेथड यूज करने वाले हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है हमारे पास? यहां से कर लेते हैं स्टार्ट। DF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू DQ। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसकी चार्ज कितना है? DQ, और चार्ज कितना है हमारा? QO अपॉन कितना आ गया हमारा? RQ इंटू वेक्टर R। अगर मैंने प्रीवियस वाले डेरिवेशन में QO नहीं लगाया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो ऑब्जर्वेटिव चार्ज ही हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, DQ की वैल्यू फाइंड करते हैं। कहां से फाइंड करते हैं? वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? DQ अपॉन DS। तो DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? सिग्मा इंटू DS। देन फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखते हैं, यहां से जगह थोड़ी कम है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वेक्टर DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और DQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सिग्मा इंटू DS। तो लगाइए सिग्मा इंटू DS अपॉन हो गया R³ इंटू हो गया वेक्टर R। अब आप लोग बताएं भाई, पहले जो मैंने इंटीग्रल किया था लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, लीनियर किया था। अब हम इंटीग्रल कैसे करने वाले हैं? सरफेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बात की थी पर यूनिट सरफेस की या एकांक क्षेत्रफल की। तो देखें यहां पर ऑन इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है? वेक्टर F इज इक्वल टू देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले नहीं किया था। अब मैं थोड़ा शॉर्ट इसका तरीका मेथड यूज कर रहा हूं, इसलिए वजह से मैंने इसको ऑलरेडी आउट कर लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है ना वो कांस्टेंट क्वांटिटीज का बेटा कभी नहीं किया जाता। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q, और यहां आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, और यहां आ गया हमारे पास सरफेस S। अब इसके बाद जो वैल्यू बची उसको लिखिए पहले। यहां पर क्या बचा हमारे पास? सिग्मा इंटू क्या बचा? DS अपॉन R³ इंटू क्या बचा? वेक्टर R। तो इस तरीके से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। अब बच्चों हमारा कौन सा बचा? अब हमारा बचा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए पहले हमें इसको क्लीन कर देना पड़ेगा, और क्लीन कर देने के बाद जैसे ही हम इसको क्लीन करेंगे बच्चों यहां से, तो थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, सरफेस को यहां से हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस को मैंने यहां से हटा दिया, और हटा देने के बाद अब क्या आएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले यहां पर 1 लिखा रह गया था, मैंने 2 नहीं किया था, तो आप लोग 2 कर सकते हैं। अपनी कॉपी रजिस्टर जब आप लेके बैठे हुए हैं ना, उसमें 2 कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? आयतनी आवेश वितरण। सबसे पहली बात हमने एक काम किया, लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, मतलब एक स्फेयर भी हो सकता है, एक पृष्ठ जो है ना एक स्फेयर भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर हमने एक छोटा सा एक क्यूब ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया? इसके अंदर छोटा सा एक
क्यूब ले लिया, ठीक। अब इसका जो वॉल्यूम है वो dv है और इसका जो चार्ज है वो dq है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फर्स्ट वाले मैंने आपसे कहा था लीनियर चार्ज डेंसिटी में पर यूनिट लेंथ, सेकंड वाले में मैंने आपसे कहा पर यूनिट सरफेस, थर्ड वाले में आपसे क्या कहने वाला हूं, लंबाई की बात हो गई, पृष्ठ की बात हो गई, अब किसकी बात रह गई, आयतन यानी वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इनकी बात करते हैं अब हम। तो एक काम किया, यहां पर मैंने बनाई कौन सी एक्सिस, यहां बनाई मैंने बच्चों एक्स एक्सिस, यहां बनाई मैंने वाई एक्सिस, ये पॉइंट क्या बनाया मैंने बच्चों, वो बनाया। अब इसको मैंने यहां से देखें एक वेक्टर के द्वारा जोड़ दिया है, और जोड़ देने के बाद अब इसके अलावा मैंने यहां पर एक ऑब्जर्वेटिव चार्ज QO लेट कर लिया है और इसको भी एक वेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है। इसे मैंने माना वेक्टर R1, इसको मैंने लेट किया वेक्टर R2, और ये क्या बना इसका रिजल्टेंट, जिसको हम कहेंगे वेक्टर R। अगर मैं आपसे कहूं थर्ड टाइम वेक्टर R की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो सिंपल सी बात है बॉस, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। थके तो नहीं हो? अभी थकना नहीं है, टॉपिक अभी थोड़ा सा और रह गया है। अब इसके बाद वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 तैयार हो गया। अब यहां से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा, पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए ध्यान से, पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रो से शो करते हैं। इसका यूनिट क्या बनने वाला है हमारा, कूलाम पर मीटर क्यूब। जैसे कि मैंने डायमेंशन पहले लीनियर वाले के लिए क्या बनाई थी, 80L, सरफेस वाले के लिए 80L-2, तो वॉल्यूम वाले के लिए बच्चों क्या बनने वाली है, 80L-3 बनने वाली है। अब इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को यहीं रोक देते हैं और हम बात करते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा वेक्टर DF, जैसे कि मैंने पहले किया था। आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर हम यूज करने वाले हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, देखें हम बच्चों, तो वेक्टर DF इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्या आएगा हमारे पास, dq इंटू Q0 अपॉन R³ इंटू आएगा हमारे पास वेक्टर R। अब इसके बाद यहां से अगर मैं dq की वैल्यू फाइंड करूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ये dv किसके पास आ जाएगा, रो के पास, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। लिख सकते हैं यहां पर, देखिए हम dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देने पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, df इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। तो रो इंटू dv इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q0 अपॉन क्या हो जाएगा, R³ और क्या हो जाएगा वेक्टर R। जैसे कि मैंने सबसे फर्स्टली जो इंटीग्रल किया था लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, सेकंड टाइम मैंने सरफेस के अकॉर्डिंग किया था, और थर्ड टाइम करने वाला हूं किसके अकॉर्डिंग, तो देखें ऑन इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखें 1/4πε0 बाहर आ गया, और साथ में मैंने Q को भी आउट कर दिया, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन बॉस नहीं होने वाला है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम प्रीवियस अभी टॉपिक में इसको क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर क्या आने वाला है, वॉल्यूम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं V की, तो अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, रो इंटू dv अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। और अगर चाहे तो यहां पर R की जो वैल्यू है इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बात क्लियर कर ली कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने तरीके का होगा, 3 टाइप्स का। एक तो होगा लीनियर, अगला वाला होगा हमारा वॉल्यूम, सरफेस, और थर्ड वाला होगा हमारा वॉल्यूम। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको हर तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर करा दिया, क्योंकि गॉस थ्योरम में कभी भी कोई फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें सभी तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। और खास बात क्या है कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक या सममित होना चाहिए। इसके अलावा एक जरूरी बात और है जो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बात क्या है, जब हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो एक शॉर्ट मेथड होता है, और इस शॉर्ट मेथड के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस, इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये होता है क्या है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो आवेश को क्या करता है, परिबद्ध करता है, मतलब इस तरीके से बाउंड कर देता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेरी आ रही होगी, सर ये बताइए हम लोगों को कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है इसका साइज या शेप कैसा होता है। देखिए बच्चों,
हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने हिसाब से गॉसियन सरफेस तैयार करना है। गॉसियन सरफेस स्क्वायर भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस आपका स्क्वायर मतलब स्फेरिकल कैसे भी बन सकता है, जैसे आपको तैयार करना हो। तो इस तरीके से मैंने आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो को आने वाला है उस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स के बारे में और आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक।